क्लैरिफिकेशन की नीड है तो मुझे क्लास में नहीं बोलते हो तो आप पर्सनली मैसेज कर दिया करो, मैं उसको कंसीडर कर लूँगी। बाकी यह है कि अगर आपको जो चीज़ पता है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने से तो आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मैं उस एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर फोकस करूँ, तो बेसिक बताते हुए ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं उन सारे कंसेप्ट के ऊपर फोकस करूँगी, फिर एमसीक्यू की फॉर्म में उनको डिस्कशन करूँगी ताकि आप भी अपनी नॉलेज को रिव्यू कर पाएँ कि उस कंसेप्ट को, आपको जो नॉलेज है उसके बेस पे आप कितने आंसर कर पाते हैं। नाउ स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ अकाउंट। All of you know there are 3 types of account: personal account, nominal account and real account. Personal classified into 3 category: natural person account, artificial personal account and representative account. Natural, artificial easily आप क्लासीफाई कर पाते हैं और एग्जाम में बहुत कम ऐसा होता है कि नेचुरल आर्टिफिशियल से क्वेश्चन आए। मोस्टली अगर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से आता है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से आता है। यहीं पे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो ऐसी चीजें लेते हैं जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो। अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल आर्टिफिशियल सबको क्लियर है। नेचुरल हम सब, हमारा अकाउंट है वो नेचुरल है और कोई रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि लॉ के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई है उन सब के अकाउंट क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। किसी को इस पर ज्यादा क्लैरिफिकेशन की नीड तो नहीं है ना? मैं सीधा रिप्रेजेंटेटिव पे आ जाऊं। यस, रिप्रेजेंटेटिव में सारे जितने भी डेटर्स अकाउंट है, क्योंकि डेटर्स क्या है? एक पर्सन नहीं है डेटर। वो डेटर में हम वो सारे अकाउंट को कंसीडर करते हैं जिनसे हमें फ्यूचर में कैश इनफ्लो लेना है। तो डेटर क्या है? उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो क्या है? पर्सन है। तो दैट्स व्हाई डेटर इज कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिमिलरली क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सन को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट भी कहाँ आएगा? आपका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑल्सो कम्स अंडर रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव। प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होता। किसी को कंफ्यूजन कहाँ से होता है? एग्जामिनर ऐसी चीजें लेता है: डिविडेंड पेबल, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, जिसमें बैंक लोन, जिसमें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होती है। वो सारे पॉइंट जो है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए एग्जाम में यूज किए जाते हैं अगर कोई टफ पेपर बनाता है तो। अदरवाइज इससे ज्यादा टफ नहीं आते, मोस्टली एवरेज क्वेश्चन आते हैं, इतने हार्ड नहीं होते जो आते हैं। बस आपको ये बेसिक पता हो जो डिफरेंट चीजें हैं, यानी कि बैंक लोन रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, डिविडेंड पेबल्स रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। यानी कि अगर कुछ भी ध्यान ना रहे तो ऐसी चीजें रखिए कि आपको कुछ ऐसी चीजें जो एक्सपेंसेस जैसी लगती है या ऐसी चीजें जो आपको लगती है कि वो नॉमिनल में होनी चाहिए, तो आप एक पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेना कि जिन भी चीजों का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो एक किसी पर्सन से रिलेटेड है, उसमें पर्सन इन्वॉल्व है, तो उसको हम अगर कंफ्यूज होते तो कहाँ ले आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। इतना बताइए, रिप्रेजेंटेटिव सबको क्लियर है? सबको पता है आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड इनकम क्या है? इसका क्लैरिफिकेशन देने की नीड तो नहीं है। ओके। रियल अकाउंट, ऑल एसेट्स अकाउंट एक्सेप्ट डेटर्स। जितने भी आप जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी एसेट साइड में जितने भी आइटम लिखते हैं हम, सारे के सारे हमारी एसेट्स क्या है? रियल अकाउंट है, एक्सेप्ट डेटर्स। डेटर क्या है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब एग्जाम में ये चीजें सबको पता है, हम ये कंफ्यूज करने के लिए चीजें कैसे पूछते हैं, कुछ अकाउंट का नाम दे देते हैं आपको। बैलेंस शीट अकाउंट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। बैलेंस शीट रियल अकाउंट है। देखिए, बैलेंस शीट में जो आप जितने भी सारे बैलेंसेस शिफ्ट करते हो, वो सारे बैलेंसेस या तो आपके रियल अकाउंट होते हैं या पर्सनल अकाउंट होते हैं। बैलेंस शीट में दोनों ही टाइप के अकाउंट आते हैं, रियल अकाउंट भी आते हैं और पर्सनल अकाउंट भी आते हैं। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि बैलेंस शीट क्या है, यानी कि अलोन बैलेंस शीट स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है, तो वो क्या होगा? रियल अकाउंट। क्यों रियल अकाउंट होगा? क्योंकि वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को एक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद वो सारे उसमें जो आइटम लिखे हुए हैं वो फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ऑब्वियसली उसमें सिर्फ पर्सनल डेटा नहीं है, उसमें सिर्फ रियल डेटा नहीं है, नॉमिनल तो है ही नहीं, तो वो क्या होगा? बैलेंस शीट। बट बच्चे कई बार पेपर में क्या होता है, दोनों ऑप्शन दे देते हैं और उसमें आंसर क्वेश्चन में आ जाता है बोथ ए एंड बी, यानी कि रियल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में पूछा गया है बैलेंस शीट इज अ रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, बोथ रियल एंड पर्सनल अकाउंट,
एंड नॉमिनल अकाउंट। तो किसके लिए जाओगे आप? बोथ के लिए। गुड। देखो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, देखिए इनका कोई वो नहीं है कि हम जब करते हैं तो ये माइंड में कंफ्यूजन रहती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट की इन जनरल जब बात होती है तो बैलेंस शीट में पर्सनल और रियल दोनों टाइप के अकाउंट होते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन है, यू शुड गो फॉर बोथ। लेकिन अगर इंडिविजुअल है, यानी कि आपको लिखा हुआ है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल एंड नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज, कुछ भी इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप किसके लिए जाओगे? रियल के लिए। ये क्लियर है? तो ये आइटम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जिसमें हम गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि जो बोर्ड है वो अपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को रखते हुए आंसर की रेडी करता है और उसी को फॉलो करता है। तो इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये रियल है, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होगा। बोथ है तो यू शुड गो फॉर बोथ रियल एंड पर्सनल। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बैलेंस शीट में दोनों टाइप के आइटम अवेलेबल होते हैं, नॉमिनल तो होते ही नहीं है। नॉमिनल किसमें होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में। और अगर बोथ ऑप्शन नहीं है तो आप किसके लिए जाओगे? रियल अकाउंट के लिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो रियल अकाउंट, क्योंकि इसमें हमें सारी एक्सपेंसेस और इनकम का डेटा राइट करते हैं और फिर क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं और उनको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यानी कि चलता रहता है एज अ एसेट हमारे लिए। तो जो चीज़ें एज अ एसेट काम करती है वो कहाँ पे आएंगी? आपकी रियल अकाउंट में। तो कई बार ये दोनों आइटम कंफ्यूज करने के लिए, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जिसको थोड़ा सा टफ करना होता है इस बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन, वो यहाँ से क्वेश्चन पिक करता है। ये क्लियर है सबको? ओके, देन कम एट नॉमिनल अकाउंट। अब ये कभी बहुत कम जो इजी क्वेश्चन है, यानी कि अगर हम प्रीवियस ईयर अभी पुराने उठाते हैं 2014, 16, 17, 18 तक, तो नॉर्मल क्वेश्चंस आते थे। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इनकम एंड गेन का नाम लिखा होता था, सेल एंड परचेज का नाम लिखा होता था, और आपसे पूछा होता था ये अकाउंट किस टाइप का है। वेजेस पेड इज अ नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग इज अ नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो इस तरह से नॉर्मल क्वेश्चन बनते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की वजह से ये सबको बेसिक पता होता है, तो वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो आप अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। ये मैं यहाँ बेसिक में भी बता रही हूँ, जब हम पार्टनरशिप और बाकी सारे अकाउंट डिस्कस करेंगे वहां पे भी साइड बाय साइड रिकॉल कराती रहूंगी कौन सा अकाउंट किस टाइप का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पार्टनरशिप में हम रेडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि हर साल वो क्रिएट किया जाता है नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिवाइड करने के लिए, और उसके बैलेंसेस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज हो जाता है वो। तो इसलिए ये क्या है? नॉमिनल, हर साल के लिए अलग बनता है, यानी कि इसका बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। रीवैल्यूएशन अकाउंट, हम एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनर्स की सिचुएशन में बनाते हैं। प्रॉब्लम जो भी उस डेट पे आती है वहां पे सारा रिवेल्युएटेड एसेट एंड लाइबिलिटी राइट करते हैं, अकाउंट को क्लोज करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड कर देते हैं। तो दैट्स वाई रिवेल्युएशन अकाउंट भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। सिमिलरली रियलाइजेशन अकाउंट डिसोल्यूशन के टाइम पे रेडी करते हैं, तो ये भी क्या है? और पर्टिकुलरली इसके जो बैलेंस है वो भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाता है। दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आया, नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म, क्या होगा? ये नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये गलती से मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे टाइप कर दिया है, ये यहाँ नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका क्या होगा? रियल होगा, ये नहीं है, मैं डिलीट कर दूंगी इसको आपको सेंड करने से पहले। ये मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? यानी कि अब सिंपल एक्सपेंसेस आपको गिवन है तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, बट साइड बाय साइड जितने भी आप अकाउंट बनाना सीखोगे आगे, जितनी भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको हर एक अकाउंट का पता होना चाहिए कि वो किस टाइप का अकाउंट है, ताकि उससे क्वेश्चन फॉर्म हो तो आप एरर ना करके आए एग्जाम में। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, ये सबको पता है। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड है तो मुझे बता दीजिए, वरना मैं आगे मूव हो जाती हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। किसी को रिक्वायरमेंट है कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, या इतना इनफ है? चलिए, नाउ
एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। जो ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बेस पे करते हैं। तो ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेस पे जो हम डेबिट क्रेडिट करते हैं, क्या है ये है आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफाइंग अकाउंट्स इन डिफरेंट कैटेगरी। बट आज के डेट में इसको यूज नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, और वहाँ पे सिर्फ हमें जर्नल एंट्री करनी होती है और बाकी सारा काम सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके फाइनल रिजल्ट रेडी कर देता है। तो ट्रेडिशनली इसको ना यूज करके क्या यूज करते हैं मॉडर्न मेथड में? मॉडर्न मेथड में हम यूज करते हैं अकाउंट्स को कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट, ड्राइंग्स एंड लायबिलिटी एक्सपेंसेस में क्लासिफाई करके। कैपिटल के लिए, आपका रेवेन्यू के लिए, लायबिलिटी के लिए सेम फंडा रहता है। आप देखोगे अगर कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इनके अकाउंट क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तीनों के लिए सेम फंडा है, तो साथ में आप दिमाग में रख सकते हो कि भाई कैपिटल, रेवेन्यू और लायबिलिटी का इंक्रीमेंट क्या है? क्रेडिट। और अगर इन तीनों में डिक्रीज होती है वैल्यू तो हमें क्या करना है? उसको डेबिट। यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हो तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखते हो, लायबिलिटी एसेट, ड्राइंग्स और एक्सपेंसेस के बैलेंस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उनको करेंगे डेबिट, और डिक्रीज हो रहे हैं तो उनको क्या करते हैं? क्रेडिट। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? जो कैपिटल का बैलेंस है वो कैसा होता है? ऑलवेज क्रेडिट, अगर इन जनरल क्वेश्चन पूछे बिना इंक्रीज डिक्रीज के। रेवेन्यू का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट, एसेट का बैलेंस ऑलवेज डेबिट, ड्राइंग्स का बैलेंस ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट एंड एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि एक्सपेंसेस का बैलेंस कैसा होगा, या समटाइम इंक्रीज और डिक्रीज दिया है तो इसके बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, बट विदाउट इंक्रीज एंड डिक्रीज दिया है तो हमें इसके बैलेंसेस पता होने चाहिए कि किसका क्या बैलेंस है। क्लियर है सबको? नाउ कम एट द क्लासिफिकेशन पार्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को क्लासिफाई कर दिया है। ये प्रॉफिट एंड लॉस है, आप देख रहे हो। इस प्रॉफिट एंड लॉस में जितनी भी हमने एंट्री की है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सारी की सारे अकाउंट कैसे हैं? नॉमिनल। लेकिन अगर आपसे पूछे ग्रॉस प्रॉफिट कैसा है, ग्रॉस प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं है। कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन इस ट्रेडिंग में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जो कि कैसा है? ये चीज क्लियर है? क्योंकि जो अलग होती है ना किसी में चीज, उसी का क्वेश्चन मोस्टली जब भी थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनाना होता है तो उसके ऊपर क्वेश्चन पिक करते हैं। यानी कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पूछे किस तरह का अकाउंट है तो वो अकाउंट है ही नहीं। और अगर ये पूछते हैं कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा आइटम जिसका अकाउंट जो है रियल है या जिसका अकाउंट नॉमिनल नहीं है तो वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है ये चीज? नाउ कम एट बैलेंस शीट पार्ट। बैलेंस शीट की जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है उनको पर्सनल और रियल में क्लासिफाई करते हैं। तो सारा शेयर कैपिटल पर्सनल, रिजर्व एंड सरप्लस पर्सनल, बैंक लोन पर्सनल, डिबेंचर पर्सनल, पब्लिक डिपॉजिट पर्सनल, क्योंकि ये बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन पर्सनल, सन्ड्री क्रेडिटर पर्सनल, डिविडेंड पेबल पर्सनल, ये मैंने पीछे भी आपको बताया, बिल्स पेबल पर्सनल, बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल, आउटस्टैंडिंग पर्सनल। और पर्सनल का भी कौन सा पार्ट है? रिप्रेजेंटेटिव। गुडविल एंड पेटेंट रियल, प्लांट एंड मशीनरी रियल, लैंड एंड बिल्डिंग रियल, फर्नीचर एंड फिक्सचर रियल, व्हीकल रियल, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रियल, सन्ड्री डेटर पर्सनल, लोन एडवांसेस पर्सनल, कैश रियल, स्टॉक रियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल, बैंक बैलेंस पर्सनल। ध्यान रखना कैश एट बैंक जो दिया हुआ है वो कैसा होगा? पर्सनल अकाउंट। और जो कैश इन हैंड होगा वो कैसा होगा? रियल अकाउंट। इसको भी ध्यान से रखना है क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन का पार्ट है। हम सोचते हैं भाई कैश और बैंक बैलेंस हमारे लिए एसेट है तो वो रियल होंगे। जो आपके पास बैंक में अकाउंट होगा उसमें आपकी कंपनी के नाम से या आपके नाम से खाता खुला होगा, अकाउंट ओपन होगा, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो किसको कर रहा है? पर्सनल को। ये बताइए क्लियर है कि नहीं? ऑल क्लियर? तो ये जहाँ पे कंफ्यूजन मुझे लगता है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा भी आपको कहीं लगे तो पूछ लेना, लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि एग्जामिनर कुछ, जैसे हम भी पेपर बनाते हैं तो हम भी कुछ ऐसी चीज़ें उठाते हैं टफ करने के लिए जिसको स्टूडेंट क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं, या जब स्टडी करते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे कुछ ईजी क्वेश्चन गलत और सही होते हैं।
नाउ कम एट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। देखिए, एक तो फंडा है कि भाई जर्नल में एंट्री कर दी और जर्नल में एंट्री करने के बाद लेजर में पोस्टिंग हो गई, फिर ट्रायल बैलेंस बन गया। कुछ कंपनीज जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल कंपनीज हैं, उन कंपनीज में इतनी ट्रांजैक्शंस होती हैं कि जर्नल को लेजर में पोस्ट करने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है और फिर उसमें रिजल्ट का आउटपुट निकालने में टाइम लगता है। तो जहाँ पे एक ही टाइप की ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है तो वो कंपनियाँ डायरेक्टली जर्नल ना फॉलो करके क्या फॉलो करती हैं, सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में क्या क्या आता है, परचेज बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, एक एक को भी डिस्कस करेंगे, कैश एंड बैंक कैश बुक एंड देन जर्नल प्रॉपर। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये क्लासिफिकेशन है सब्सिडरी बुक का। अब किस में क्या लिखते हैं, परचेज बुक में हम वो चीज़ें सारी राइट करते हैं जो कंपनी के लिए क्या है, गुड्स है। यानी कि एक कंपनी अगर फर्नीचर में डील कर रही है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स है और बाकी सारी चीज़ें क्या है, मशीनरी एक्सेट्रा उसके लिए एसेट है। अगर कोई कंपनी मशीनरी सेल परचेज करती है तो उसके लिए मशीनरी क्या है, गुड्स है। यानी कि ऐसा आइटम जो कंपनी के लिए गुड्स है जिसमें वो ट्रेड करता है, वो कहाँ पे आएगा, परचेज बुक में। अगर मेरी स्टेशनरी की शॉप है या स्टेशनरी की कंपनी है तो स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स है। तो कई बार क्वेश्चन लिखा होता है तो उसमें देखना कि कंपनी किस चीज़ के लिए है और उसके बाद डिसाइड करना कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ आएगी। तो वो परचेज बुक में सिर्फ हम वो ट्रांजैक्शन राइट करते हैं जो कंपनी के लिए गुड्स है और साथ में दूसरी चीज़ क्या रखनी है, कैसी ट्रांजैक्शन, गुड्स की क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्योंकि अगर कैश है तो वो कहाँ चली जाएगी, कैश बुक में। इसी तरह से अगर कंपनी का गुड्स जो है उसकी सेल हो रही है, गुड्स की जिसमें भी वो, जैसे कि जिस भी गुड में वो डील कर रहा है उसकी सेल कर रहा है। यहाँ पे परचेज में बात की, जो गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल लेके आया वो परचेज में आएगा क्योंकि उसके लिए वो गुड्स प्रिपेयर करने का क्या है, एक सोर्स है। और इसी तरह से उसने गुड्स बना के जो गुड्स बेचा है, जो सोल्ड आउट किया है, और वो भी कैसे, क्रेडिट पे, उसको कहाँ लिखेंगे, सेल्स डे बुक में या सेल्स बुक में। और अगर उसने कैश सेल्स की है तो उसको कहाँ राइट करेंगे, कैश बुक में। देन सिमिलरली परचेज जो थी, अगर उसे रिटर्न किया वो परचेज रिटर्न बुक में। और आपको बताया था कल की क्लास में भी, परचेज रिटर्न करते समय क्या इशू किया जाता है, डेबिट नोट। और कंपनी एक्सेप्टेंस में क्या देती है, क्रेडिट नोट, कि भाई आपका डेबिट हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपका अकाउंट क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिमिलरली सेल्स रिटर्न की सिचुएशन में क्रेडिट नोट होता है, यानी कि जो भी सेल्स हुई थी उसमें से अगर कुछ रिटर्न आता है तो उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में राइट करते हैं। यानी कि चारों के चारों किससे रिलेटेड है, क्रेडिट, परचेज और क्रेडिट सेल। और वो भी किस चीज की है, जो कंपनी के लिए क्या है, गुड्स है, जिसमें कंपनी डील करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर वो रॉ मटेरियल परचेज करती है या उसके कनेक्टेड चीजें परचेज करती है तो वो उसके लिए मटेरियल है, वो उसके लिए गुड्स है। तो वो अकॉर्डिंगली जैसे भी नेचर है ट्रांजैक्शन का, उसके अकॉर्डिंग परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक में होगा। देन कम एट बिल्स रिसेबल बुक। देखिए, जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार उसके बदले में क्या इशू किए जाते हैं, बिल्स इशू किए जाते हैं। और जो सेल्स के बदले में बिल इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, बिल्स रिसेबल अकाउंट, और यू कैन से बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिस पार्टी ने सेल की है उस पार्टी के लिए वो बिल क्या है, बिल्स रिसेबल। और जिस पार्टी ने परचेज की है उसको उस बिल की पेमेंट करनी है। और कैसी, क्रेडिट, बार बार बोल रही है, सारी किससे रिलेटेड है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन से। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी किसकी, जो कंपनी के लिए गुड्स है। रिसेबल में बहुत सारी एंट्री आ जाएंगी और पेबल में जो क्रेडिट परचेज की गई है, जिनके बदले में बिल मिला है, एक्सेप्ट किया है, वो आ जाएंगी आपकी बिल्स पेबल में। बाकी इसका डिटेल जो है हम वो जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे उसमें करेंगे। अभी इतना इनफ है अभी के लिए एक्सप्लेनेशन कि भाई ये सारी ट्रांजैक्शन उनके लिए है जो कंपनी के लिए गुड्स है और कंपनी ने वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट किए हैं। अकॉर्डिंग टू द नेचर हम इन सारे सब्सिडरी बुक में उनको रिकॉर्ड करते हैं। देन कैश बुक, कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी इनकम से रिलेटेड हो, यानी कि जहां पे भी कैश और बैंक का नाम आ गया पेमेंट रिसीव और पेमेंट करने में, वो सारी ट्रांजैक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब कैश बुक की डिफरेंट वैरायटी होती है। एक होती है सिंपल कैश बुक।
सिंपल कैश बुक में सिर्फ एक ही कॉलम बनता है, यानी कि हम बनाते हैं डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और अमाउंट सिर्फ कैश की होती है, यहाँ पे बैंक से कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। डेट मैं सिंपल से फॉर्मेट बना रही हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, LF वगैरह मैं नहीं लिख रही हूँ। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट होता है, और सारी बिजनेस में जितनी ट्रांजैक्शन होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कैश होती है। इसमें सिर्फ ये जो अमाउंट का कॉलम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कैश को। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है, इन सिंपल कैश बुक अमाउंट कॉलम इज रिप्रेजेंट कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो ये चीज भी कभी कभी बिल्कुल कहने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समटाइम इसको भी एग्जामिनर पिक कर लेता है। देन डबल कॉलम कैश बुक। अब यहाँ पे कई राइटर जो है कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कुछ राइटर कहते हैं डबल कॉलम का मतलब है कैश एंड बैंक, और कुछ राइटर कहते हैं डबल कॉलम का मतलब है कैश एंड डिस्काउंट। देखिए ये पुरानी बात हो गई, आज से कम अगर 13 ईयर्स के बैक जाओगे तब ये कहा जाता था कि भाई डबल कॉलम का मतलब क्या है, कैश एंड डिस्काउंट, 13 ईयर बैक। लेकिन आज की डेट में अगर डबल कॉलम यूज कर रहे हैं तो डबल कॉलम का मीनिंग क्या है, इट मे बी कैश एंड बैंक एंड कैश एंड डिस्काउंट। देन उसके बाद इसमें कैश और बैंक और कैश एंड डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, जैसे भी हम लोग पोस्ट करते हैं, वो जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैं वो ही कंसीडर करूंगी सिर्फ यहाँ पे। देन आ जाता है 3 कॉलम कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक में हम कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम कंसीडर करते हैं। चाहे यहाँ का डिस्काउंट हो या 3 कॉलम का डिस्काउंट हो, को आपको पता है डिस्काउंट कॉलम की बैलेंसिंग नहीं की जाती। डिस्काउंट कॉलम की कभी भी बैलेंसिंग नहीं करते हैं। डेबिट में जो डिस्काउंट कॉलम है उसकी जितनी अमाउंट है एज इट इज लिख देते हैं। क्रेडिट का जो डिस्काउंट कॉलम है उसका जो भी अमाउंट है वो लिख देते हैं, चाहे वो यहाँ पे 40, यहाँ पे 30 या कहीं पे कुछ भी हो। डिस्काउंट कॉलम की बैलेंसिंग नहीं करते हैं। यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, मैं ये आपको कह रही हूँ कि डबल कॉलम आप जब बुक से पढ़ते हैं तो बुक से पढ़ने में हम कंफ्यूज होते हैं कि कुछ राइटर कहते हैं डबल कॉलम का मतलब है कैश एंड बैंक, और कुछ कहते हैं डबल कॉलम का मतलब है कैश एंड डिस्काउंट। पहले एनसीईआरटी में भी थी, लेकिन अब एनसीईआरटी जब से अपडेट होके बहुत अच्छी बनाती है तब से उसमें भी दोनों ऑप्शन मेंशन है कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है, कैश एंड बैंक एंड कैश एंड डिस्काउंट। यानी कि डबल कॉलम में आपको 2 कॉलम लेने हैं, तीनों में से या तो कैश एंड बैंक ले लो या कैश एंड डिस्काउंट ले लो, दोनों ही डबल कॉलम है। अगर आप कैश एंड बैंक ले रहे हो तो सिर्फ आप कैश से रिलेटेड और जो पेमेंट आप बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू कर रहे हो उन सारी ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। अगर आप डिस्काउंट कॉलम को 2 कॉलम ले रहे हो तो आपके पास आपके बिजनेस में इसका मतलब ये है कि सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन होती है और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन हो रही है। आप अभी भी बैंक से डील नहीं कर रहे हैं, आप मैन्युअली कैश से डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही कॉलम करके हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंट्री कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस में प्रोसेसिंग बैंक से होती है और आप डबल कॉलम का यूज कर रहे हैं तो आप डबल कॉलम का मतलब आपके बिजनेस के लिए क्या है, कैश एंड बैंक, और इन जनरल कैश एंड डिस्काउंट। बट मैंने कहा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डबल कॉलम में क्या क्या होता है, आपको तीनों कॉलम गिवन होंगे, कैश, बैंक, कैश, डिस्काउंट। तो एज पर आपको ऑप्शन जाना है, देखना है कि अगर ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें कैश, बैंक और कैश डिस्काउंट का कॉम्बिनेशन है तो यू शुड गो फॉर दैट। हो सकता है ऑप्शन ए हो कैश एंड बैंक, ऑप्शन बी हो कैश एंड डिस्काउंट, ऑप्शन सी हो बैंक एंड डिस्काउंट, और ऑप्शन 4 हो बोथ ए एंड बी। तो आपको किस पे जाना है, बोथ पे। आपने कैश या बैंक या कैश या डिस्काउंट को स्पेसिफाई करके डबल नहीं बोलना है, डबल मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। लेकिन यहाँ से बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम 2 कॉलम में अभी टेक्निकली बुक्स में कहीं भी ये चीज नहीं आया कि डबल कॉलम का मतलब बैंक एंड डिस्काउंट होता है। लेकिन फ्यूचर में जहां तक मुझे लग रहा है 1-2 साल में ये भी एड ऑन हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन कैश नहीं होती, सारी की सारी ट्रांजैक्शन मोस्टली बैंक के थ्रू होती है। तो डबल कॉलम का मीनिंग बैंक एंड डिस्काउंट भी हो जाएगा, लेकिन अभी तक है नहीं। एट प्रेजेंट की मैं बात करूं तो डबल कॉलम में बैंक डिस्काउंट अभी नहीं पढ़ाते हैं हम लोग, ना ही उसको ऑथेंटिकेट करते हैं। हाँ जी बेटा, ये क्लियर है? पैटी कैश बुक पे आ जाए। ओके, क्योंकि ये कुछ ही चीजें होती है, हम सब कुछ पढ़ के जाने के बाद भी क्वेश्चन गड़बड़ कर देते हैं और हम कोई आंसर करके आते हैं और एग्जामिनर कोई और आंसर एक्सेप्ट करता है आंसर की में। सी
और ये कुछ चीज़ें डिस्प्यूटेड भी होती है, कई बार तो बोर्ड भी गलती करता है और वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है, वो इतने सारे ऑब्जेक्शन आने के बाद भी वो अपने ही आंसर पे रहता है कि स्टे कि भाई मेरा ही आंसर करेक्ट है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हर एग्जाम में होते हैं। सी, जैसे कि आपने इस बार DSSB का मेल वाला पेपर देखा होगा, पूरा मेल वाला पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पूरी बैंकिंग हिस्ट्री दी हुई थी। मतलब जिसने पेपर बनाया उसने ये सोचा ही नहीं कि PGT कॉमर्स बना रहा है, वो ऐसा पेपर बनाया था जैसे कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहा है। सी, पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है? बिजनेस में बहुत सारे छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं और उस एक्सपेंडिचर को हम बार बार रिकॉर्ड नहीं कर सकते, यानी कि छोटी मोटी चीज़ें उसके बार बार जब उसकी जर्नल एंट्री पोस्ट करो या उसके लिए पैसे की अरेंजमेंट करो, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जो नॉमिनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनके लिए अलग से पेटी कैश एक्सपेंसेस अकाउंट बनाया जाता है और छोटे मोटे सारे खर्चे उसी में चार्ज कर दिए जाते हैं। और इसका जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज एन एसेट। अगर आपसे पूछते हैं कि पेटी कैश का जो बैलेंस है, सपोज कंपनी ने कहा भाई जो छोटे मोटे डेली के हैं, ये हो सकता है कंपनी आपको 14 डेज के लिए करे, 1 मंथ के लिए प्रोवाइड करे, ये हो सकता है आपको ज़्यादातर, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड उसकी बात करूं तो या तो फोर्टनाइट होता है जिसको हम 14 डेज कहते हैं, या 1 मंथ के लिए एक्सपेंडिचर प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि एस्टिमेट कर लिया जाता है कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके अकॉर्डिंग कैशियर जो है कुछ पेटी अमाउंट दे देता है। सपोज उसने दे दिया 1 मंथ के लिए 10,000 रुपीज़ छोटे मोटे खर्चे के लिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर ही, क्योंकि एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर आया 6,000 रुपीज़, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही ये चीज़ देते हैं, जितना एक्सपेक्टेड होता है उससे ज़्यादा ही होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि इससे ज़्यादा खर्चा हो जाए पेटी कैश का, मोस्टली इससे नीचे ही होता है। और उसके बाद जो बैलेंस आ जाता है उस बैलेंस को हम कैसे ट्रीट करते हैं? एसेट की तरह ट्रीट करते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज ट्रीटेड एज एसेट, लायबिलिटी और इनकम। तो ये हमारा एसेट का बैलेंस है। फिर 4,000 आ गया, मंथ एंड हुआ, कैशियर क्या करेगा, यहाँ पे 6,000 फिर डाल देगा, ये वापस 10,000 हो गया, अगले मंथ के खर्चे इसमें से किए जाएंगे, देन अगेन जो भी बैलेंस होगा वो इसमें डालते जाएंगे, और हर एक मंथ ये अमाउंट कितनी मेंटेन कर दी जाएगी बिगनिंग में, 10,000 रुपीज़। तो ये जो मेंटेनेंस किया, देखिए छोटे मोटे खर्चों के लिए जो अमाउंट रखी उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक, यानी कि छोटी छोटी एंट्री उसमें कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस कि जितना एक्सपेंडिचर हुआ उसके बाद बैलेंस बच गया और उस बैलेंस को फिर एड ऑन कर दिया, यानी कि कैशियर ने उसमें फिर से उतना ही पैसा डाल दिया और जितना पिछले महीने के स्टार्टिंग में था इस मंथ के स्टार्टिंग में भी उतना ही बैलेंस हो गया। इस जो मेथड है इसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। ये दोनों में कनेक्शन समझ आया? छोटे मोटे खर्चों का एक अलग जगह पे रिकॉर्ड रखना क्या है, पेटी कैश बुक। और अगर इस तरह का सिस्टम है कि मंथली या फोर्टनाइट या फिर 15 डेज, जैसे भी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, ये मैंने स्टैंडर्ड बताया कि ये स्टैंडर्ड होता है, इसके अलावा कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी क्वार्टरली, हाफ ईयरली डिसाइड कर सकती है। तो उसके बाद हर महीने हर जो भी पीरियड डिसाइड किया गया सेम बैलेंस अगर मेंटेन कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। द चीफ कैशियर मेक द रीइंबर्समेंट ऑफ द अमाउंट स्पेंड बाय द पेटी कैशियर, यानी कि उसने जितना भी कम होता है उतना अमाउंट वो रीइंबर्स करके बैलेंस को हर बिगनिंग में सेम कर देता है। एंड कैशियर अगेन हैज द सेम अमाउंट ऑफ पेटी कैश एट द एंड एज एट द बिगनिंग। अब इसके जो वर्ड्स हैं, जो इम्प्रेस्ड है, इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया हुआ इसी से रिलेटेड। इम्प्रेस्ड और फ्लोट का मतलब सेम है, यानी कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको वापस कवर अप कर दिया। इम्प्रेस्ड एंड फ्लोट मीन्स द अमाउंट विच द मेन कैशियर हैंड ओवर द पेटी कैशियर इन ऑर्डर टू मेक द पेटी कैश एक्सपेंसेस ऑफ अ गिवन पीरियड। यानी कि अगर सिस्टम से हटा के सिर्फ इम्प्रेस्ड और फ्लोट वर्ड की मीनिंग करें तो उसका मतलब है डे टू डे एक्टिविटीज, छोटे मोटे खर्चों के लिए जो कैशियर पेटी कैशियर को, यानी कि जो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखता है या जिससे इस खर्चे को जो पे आउट करता है इसका, जिसके पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उस एक्सपेंडिचर को मेट करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना क्या है, इम्प्रेस्ड और फ्लोट। ये मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं दोनों का मीनिंग, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना जरूरी है। क्योंकि मैं अननेसेसरी चीज़ें मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू में मीटिंग की थी तो एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैम अकाउंट्स तो बहुत बार पढ़ी है, अब तो बोर हो गए हैं उस तरह से पढ़ के कि भाई
कोई अकाउंटिंग इक्वेशन करा है प्लस माइनस, तो मैंने अपनी अप्रोच ये रखी है कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर किसी चीज़ में आपको लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके बता सकते हैं और मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अभी मेरा फोकस ये है कि जितना टाइम है उसको बेस्ट यूटिलाइज करें और जो मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सबको हम डिस्कस करें। क्लियर? देन कम एट नेक्स्ट, जनरल प्रॉपर। सी जनरल प्रॉपर क्या, आप देखिए मैं आपको कहानी बताऊं, हमारे साथ एक प्रोफेसर हैं, उनको पढ़ाते हुए हो गए 20 ईयर से वो कोस्ट अकाउंटिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। अभी कोस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स उनको मिले हैं इस 20 साल के कैरियर में, और उनको इस बार दे दिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब लास्ट सेमेस्टर में जब पिछला सेमेस्टर फ्रेशर बच्चे आए थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे दिया, तो वो ये भूल गए कि जनरल प्रॉपर में क्या लिखते हैं। समझ रहे हो? तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बेस अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए। देखिए ये कुछ डिटेल होती है अंदर, वो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट का कभी भी बेस नहीं भूलना चाहिए। आप जब जिन भी जगह पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आप ऐसी चीज़ें अगर भूल गए जो कि ऑब्वियस है हर बंदा भूल सकता है, तो वहाँ पे आपके नेगेटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट होता इंटरव्यू पर। लेकिन अगर आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं आप बेसिक चीज़ को ही नहीं ध्यान रखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ही आपका याद नहीं है, तो आप कहाँ के अकाउंट की, पीजीटी कॉमर्स के या फाइनेंस के प्रोफेसर हैं। तो बेसिक चीज़ें जरूर हमें ध्यान में रखनी है। अब मुझे कोई बताइए कि जनरल प्रॉपर क्या है, फिर मैं अपने हिसाब से इसको एक्सप्लेन करती हूँ। आप क्या समझते हैं जनरल प्रॉपर से? ओके ओके ओके, एनी अदर? ओके, एनी अदर? सी अगर मैं एक ट्रांजैक्शन दे रही हूं, मुझे बताना इसे कहाँ यूज करेंगे। क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी, क्योंकि अभी, हाँ जी, क्योंकि अभी मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, यानी कि मैंने ये मेंशन नहीं किया कि ये कंपनी किस में डील कर रही है जिसकी ये ट्रांजैक्शन। अगर मैंने कहा कंपनी का मशीनरी सोल्ड करने का काम है, मशीनरी रेडी करके वो बेचती है, तब उस सिचुएशन में क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा? ठीक है ना, यानी कि वो परचेज करती है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करती है और फिर सोल्ड आउट करती होगी। तो जनरल प्रॉपर में वो सारी ट्रांजेक्शन्स जाती हैं जो कहीं एंट्री नहीं हुई, यानी कि ओपनिंग एंट्रीज, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ ओपनिंग एंट्री करते हैं। मान लो किसी का रनिंग बिजनेस परचेज किया है तो उसकी कुछ एसेट्स होंगी, उसकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी, और उसके बदले में आपने पे भी किया होगा जो कि आपका कैपिटल बैलेंस बनेगा, या उस कंपनी का जो भी आप एंट्री करते हो रनिंग बिजनेस को परचेज करने की, या किसी बिजनेस को आपने फ्रेशली स्टार्ट किया है और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपने कुछ एसेट्स इंट्रोड्यूस की है, तो ओपनिंग एंट्रीज कहाँ पे जाती हैं? आपकी जनरल प्रॉपर में। सिमिलरली कुछ क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं जिसमें मल्टीपल चीजें होती हैं और हम डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें कहाँ रिकॉर्ड करें, उनको कहाँ करते हैं? जनरल प्रॉपर में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आपने सारी बुक्स ऑफ अकाउंट बना दिए, लेजर बना दिया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसके बाद पता चला ये गलती है जो कि हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ेंगे, तो उन गलतियों को कहाँ रेक्टिफाई किया जाता है? जनरल प्रॉपर में। वो सारी चीजें जो कंपनी के लिए एसेट है और वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल प्रॉपर में। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, क्रेडिट परचेज ऑफ एनीथिंग विच नॉट मेंशन इन द अदर सब्सिडरी बुक्स। जनरल प्रॉपर सबको क्लियर है? नाउ कम एट 3 कॉलम कैश बुक। अब देखिए 3 कॉलम कैश बुक में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो होता है कॉन्ट्रा एंट्री। एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? ओके, यानी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका क्या होता है? कैश और बैंक दोनों के ऊपर इफेक्ट आता है। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज
इन विच कैश एंड बैंक बोथ अकाउंट प्रेजेंट। यानी कि हो सकता है इस तरह की एंट्री हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर कैसी एंट्री हो सकती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कहाँ कहाँ होती है वो मैं आपका एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करूंगी। पहले आप मुझे क्लैरिफिकेशन बताएंगे। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी एंट्री क्या होगी, बैंक से पैसा निकाला है किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो एंट्री क्या हो गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है ना, तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्योंकि एंट्री क्या हो जाएगी, डिपॉजिट कराया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, क्योंकि हम टेक्निकली ये मान के चलते हैं, अगर ऑफिस वर्ड नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक निकाला हुआ है, इसका मतलब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ओपन करंट अकाउंट, ठीक है ना, कैश डिपॉजिट इनटू कैश, सॉरी डिपॉजिट इनटू बैंक, ओपन अ करंट अकाउंट, पेड इनटू बैंक, सबका मतलब क्या है, बैंक में पैसा गया, अब कैश आप जमा करके आए हो, ऑब्वियसली कैश और बैंक दोनों आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री। लेकिन अगर किसी और पर्पस के लिए यूज किया गया है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया गया है, तो वो ड्रॉइंग्स टू बैंक है, दोनों में कैश नहीं आया है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही चीज है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो कई बार ये भी आता है, कई बार तो ये पूछते हैं कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, या कुछ एग्जाम्पल देके पूछेंगे कि इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है या कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। तो सबको कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट क्लियर है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसकी। ओके, नाउ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपको पता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन है, जर्नल है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस में लिखते हैं हम, जर्नल में। द बुक इन विच द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, और उसके बाद जर्नल से हम लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेजर को प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है डार्क से। जर्नल क्या है, ओरिजिनल एंट्री, जर्नल तो सबको पता होता है, लेकिन लेजर क्या है, प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। तो ये भी थोड़ा सा माइंड में रखना है। इसके अलावा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गुड्स अकाउंट को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गुड्स अकाउंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट को 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, 4 तो सभी कंसीडर कर देते हैं, कभी कभी हम स्टॉक छोड़ देते हैं। यानी कि गुड्स अकाउंट क्या है, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। क्लियर है, यानी कि जो गुड्स है, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को परचेज में, सेल्स में, परचेज रिटर्न में, सेल्स रिटर्न में अगर कुछ बैलेंस है तो वो कहाँ चला जाता है, बैलेंस बचा हुआ स्टॉक में आता है। तो अगर इन जनरल ये पूछे कि भाई गुड्स अकाउंट के कौन कौन से पार्ट्स हैं या कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, देन दीज आर द 5 पार्ट्स। क्लियर है ये। पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडरी बुक, अब हम क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक को लेजर में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि जर्नल से लेजर में ट्रांसफर करना या सब्सिडरी बुक से लेजर में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, पोस्टिंग। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस पे भी बहुत सारी बार क्वेश्चन आया हुआ है। इवन DSSB में भी अभी कौन मैंने देखा था, शिफ्ट याद नहीं है, दोनों ये 2020 वाले में भी ये क्वेश्चन था। देन बैलेंसिंग द अकाउंट, सी अकाउंट्स को हम जब लेजर में पोस्ट कर देते हैं तो आपने देखा है कि लेजर में पोस्ट करने के बाद अकाउंट्स क्या किए जाते हैं, बैलेंस किए जाते हैं और उनका बैलेंस कैरी डाउन निकाला जाता है। ठीक है, अब ये तो सिंपल है, सबको पता है, या तो इधर निकलेगा या इधर निकलेगा, तो क्वेश्चन उसके ऊपर नहीं बनता। ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, इस टाइप से बनता है, इन केस द डेबिट साइड एक्सीड द क्रेडिट साइड। यानी कि आपने जैसे सपोज ट्रांजेक्शन किया, ये वेजेस अकाउंट है, ये वेजेस अकाउंट है, कुछ एंट्री की, यहाँ पे 1000 आया, यहाँ पे 200 आया, और ये बैलेंस बन गया कैरिड डाउन 1200, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे एंट्री आई 1000 आई, 200 आई, और बैलेंस कैरिड डाउन आ गया आपका 1200। अब क्या बताओगे, वेजेस का बैलेंस कैसा है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है ना। ये किसके बेस पे डिसाइड करते हैं, जिसमें एक्सेस है, तो यहाँ पे एक्सेस किस साइड पे है, डेबिट की साइड पे। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में फॉर्म होता है तो ये ध्यान रखना
कि जिसका बैलेंस ज़्यादा होगा उसी के बैलेंस को कहेंगे। बाकी हम बच्चों को आप लोग ऐसे बताते होगे कि ये क्रेडिट है, अगर जैसे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो उसको तो हम ऐसे बताते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको शिफ्ट करते हैं ब्रॉड डाउन में। अगर कंफ्यूजन हो तो ये देख लो, जिस साइड ब्रॉड डाउन है वही क्या है, डेबिट। जिसको समझ नहीं आता उसको सीधा सा ये फंडा हम बताते हैं। बट हम तो MCQ करना है और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो हमें ध्यान रखना है कि भाई अगर डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से तो वो डेबिट बैलेंस है, और अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है डेबिट साइड से तो वो क्या है, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर है ये चीज? देन फटाफट MCQ पे आते हैं। MCQ का फटाफट आंसर करते जाना ताकि आज भी मैक्स टू मैक्स MCQ डिस्कस करें। कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन, कैश सेल्स को कहाँ रिकॉर्ड, कैश बुक। What type of account are involved in the transactions purchase furniture for cash? Purchase furniture for cash में किस टाइप के अकाउंट इन्वॉल्व हैं? पर्सनल, रियल, नॉमिनल और बोथ। क्योंकि देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश में क्या लिखेंगे, एंट्री लिखते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। उसने पूछा इसमें कैसे अकाउंट इनरोल हैं, क्या है, फर्नीचर कैसा है और कैश कैसा है, तो आंसर क्या हुआ, रियल अकाउंट। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए छोटी बहुत सिंपल सी बात थी, लेकिन जल्दी जल्दी के चक्कर में हमने ध्यान नहीं दिया कि पूछ क्या रहा है। उसने कहा कि इन्वॉल्व, ये चीज देखिए, इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता तो जनरल एंट्री कीजिए और देखिए उसमें जो जनरल एंट्री में जो अकाउंट आ रहे हैं वो कैसे अकाउंट है। दोनों ही अकाउंट क्या है, रियल है, इसलिए हम रियल के लिए गए। अगर कोई अलग होता, सपोज होता पेड टू क्रेडिटर या उस तरह की चीजें होती, तो फिर हम देखते कि कौन है। अब क्रेडिटर को पेड कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आ रहा है और क्रेडिटर अकाउंट आ रहा है। क्रेडिटर पर्सनल है, कैश रियल है, तो वहां पे फिर हमारा डी आंसर होता। क्लियर है ये चीज? यानी कि छोटी सी इधर उधर दिमाग ध्यान गया और हमारा क्या हो गया, एरर हो गया, और फिर हमें बाद में उसके लिए सोचना पड़ता है कि हम कितनी फुलिश मिस्टेक करके आए हैं। ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट, ऐसा नॉमिनल अकाउंट जिसका बैलेंस डेबिट है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस एंड लॉस। देन द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू, सैलरी पेड टू रमेश, ये तो जनरल एंट्री से रिलेटेड कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर सैलरी रमेश को पे कर रहे हैं तो क्या किसको क्रेडिट करेंगे, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश। आपको पता है जब भी हम किसी को कोई पे आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसेस, तो वहां पे हम एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं या कैश और बैंक को क्या करते हैं, क्रेडिट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू चेंज इन पर्टिकुलर आइटम एट वन प्लेस इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड। ध्यान देना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेंज इन अ पर्टिकुलर आइटम, एक पर्टिकुलर आइटम में चेंज से रिलेटेड ट्रांसफर कर रहे हैं वन प्लेस से इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग, बैलेंसिंग, कास्टिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था जो भी आपको पोस्टिंग का मीनिंग पता है, लेकिन उसने थोड़े से वर्डिंग को चेंज कर दिया ताकि जल्दबाजी में, क्योंकि एग्जाम में अभी हम नॉर्मली बैठे हैं, जब हम एग्जाम में बैठ के कुछ करते हैं तो हमारा माइंडसेट डिफरेंट होता है। चाहे हमें कितने साल का एक्सपीरियंस हो या कुछ हो, हर एक पर्सन की बात है, एग्जाम में माइंडसेट बिल्कुल चेंज होता है और वहाँ पे कई बार हम एरर करते हैं जब जल्दबाजी में। तो हमें थोड़ा सा ध्यान से भी पढ़ना है क्वेश्चन को और अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज अ, ठीक है, आउटस्टैंडिंग क्या होगा आपका, पर्सनल। आइडेंटिफाई, हाँ जी, पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, इम्प्रेस्ड, पेटी कैश बुक, फ्लोट। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको भी बताया इम्प्रेस्ड और फ्लोट का मीनिंग सेम है, और जो इम्प्रेस्ड और फ्लोट वर्ड है वो कहाँ से निकला, पेटी कैश से। तो ये तीनों तो रिलेटेड वर्ड है, कैश बुक क्या है, इनसे अलग है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेबल। यस, देखिए बाकी तीन क्या है, पर्सनल, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्या है, नॉमिनल,
ड्राइंग्स पर्सनल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल, बिल्स पेबल पर्सनल। यानी कि इन पे जो रूल लगाएंगे पोस्टिंग करते समय वही लगाएंगे पर्सनल का, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और बैड डेट्स पे किस पे लगाएंगे, नॉमिनल का रूल। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जर्नल इज अ बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंड डेट वाइज एंट्री, ऑल आएगा, क्योंकि ये इसी टाइप का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। जर्नल को आप फर्स्ट भी बोलोगे, ओरिजिनल भी बोलोगे, क्योंकि सबसे पहले इसी में ट्रांजैक्शन करते हैं, ओरिजिनल भी यही है, और इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि डेट वाइज हम एंट्री करते हैं। इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, जो लेजर है वो कहां पे आएगा, ठीक है ना, क्लासीफाइंग में, और ट्राई बैलेंस कहां पे आएगा, अब ध्यान से सोच लीजिए, क्लासिफिकेशन में ही आता है आपका। देखिए जर्नल में आप करते हो, जर्नल के बाद जो आप लेजर बनाते हो और जो आप ट्राई बैलेंस बनाते हो, दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, क्लासीफाइंग में। क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा, जो भी रिलेटेड चीजें हमें अपने दिमाग में सेट करके रखना है कि एक बार ऐसा क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो हो सकता है अलग ईयर में कुछ डिफरेंट वे से आए। द टोटल ऑफ टू साइड ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड, ठीक है ना, दोनों का टोटल करके जो वैल्यू निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज, ये बुक कीपिंग का कहां से आ गया, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू डिजाइन द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, असाइनिंग, यस, बुक कीपिंग का मीनिंग क्या है, सिर्फ फाइनेंशियल डेटा को रिकॉर्ड करना। ये कॉपी पेस्ट करते हुए कई बार अलग क्वेश्चन भी आ जाता है। ये कहाँ से आ गए, गोइंग कंसर्न, ये कल के लिए भी मैं रेडी कर रही थी, मुझे लग रहा है वहां से आ गए। एक सेकेंड मुझे दो, स्लाइड्स ऊपर नीचे हो गई। ये कल के लिए मैंने कुछ रिवीजन के लिए क्वेश्चन रेडी किए थे। वॉल्यूम तो आपको प्रॉपर आ रही है ना, कोई लैगिंग या ब्रेकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, मुझे लगता है तभी आती है। बच्चे तो कंप्लेन करते रहते हैं, मैम वॉइस इज लैगिंग, ये वो। कम में प्रॉब्लम नहीं आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट? इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये सब क्या है आपके पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, और इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंसेस का, इसलिए क्या है, नॉमिनल। स्टॉक इज अ, ठीक है ना, अभी मैंने बैलेंस शीट में क्लासिफाई करते हुए और प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताया था। कॉन्ट्रा एंट्री इन कैश बुक आर मेड व्हेन petty cash book is maintained, simple cash book is prepared, ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज मेंटेन, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डबल कॉलम भी होता और ऑप्शन होता बोथ, तो किस पे जाते, ठीक है, ये चीज क्लियर है ना, कि इसलिए ये तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करा हुआ है, इसमें डबल कॉलम रखा ही नहीं है ऑप्शन। लेकिन अगर डबल कॉलम भी ऑप्शन रखते और फिर आपसे पूछते कि क्या है, अगर बोथ का ऑप्शन है तो आप फिर किस में जाते, बोथ में जाते। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लो बोथ नहीं है, ऑप्शन है सिंपल कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक, उस सिचुएशन में कौन से ऑप्शन के लिए जाते, ठीक है ना। ये क्लियर है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनका बेस नहीं होता, लेकिन एज पर सिचुएशन हम ऑप्शन को करेक्ट करते हैं। डबल कॉलम में भी होता है, लेकिन अगर दोनों में से, डबल और ट्रिपल में से एक ही चूज करने का ऑप्शन मिले तो यू शुड गो फॉर ट्रिपल। और अगर ऑप्शन बोथ का है और दोनों चीजें अवेलेबल है तो आपको बोथ के लिए जाना है। ये क्लियर है सिचुएशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिचुएशनली हमें ऑप्ट करने पड़ते हैं। नहीं नहीं बेटा, डबल कॉलम तो जिसने पेपर बनाया उसने पेपर आसान बनाने के लिए उसने ऐसा कंफ्यूजिंग आइटम रखा ही नहीं।
उसने कंफ्यूजिंग आइटम रखा ही नहीं है, उसने डबल कॉलम हटा ही दिया है। डबल कॉलम में डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अभी आपने देखा कि अगर हम डबल कॉलम की बात करें तो डबल कॉलम में क्या है, डबल कॉलम में कैश और बैंक भी है और डबल कॉलम में कैश एंड डिस्काउंट भी है। जब हम कैश और बैंक की बात करेंगे तो ऑब्वियसली क्या आएगी, डबल कॉलम में भी कॉन्ट्रा एंट्री आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो हमारे लिए क्लासिफिकेशन करना आसान था कि डबल कॉलम और कॉन्ट्रा एंट्री की वो बात कर रहा है, तो हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे ट्रिपल कॉलम पे, जिसमें कि कैश, बैंक और डिस्काउंट है। जहां पे कैश और बैंक है वहां पे क्या होगी, कॉन्ट्रा एंट्री। अगर मैं ये कह रही हूं कि इसमें डबल कॉलम भी होता, यानी कि एक ऑप्शन था डबल कॉलम कैश बुक, अगर उसमें डबल कॉलम कैश बुक भी होता और आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन चूज करना होता तो उस सिचुएशन में आप ट्रिपल के लिए जाते, और अगर ऑप्शन होता बोथ डबल एंड ट्रिपल के लिए तो वहां पे आप डबल और ट्रिपल दोनों के लिए जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? देखिए अगर डबल और ट्रिपल है तो अब देखिए डबल में दोनों ऑप्शन है, डबल हो सकती है कैश और बैंक भी हो और उसमें कैश और डिस्काउंट भी है। ये तो बताया नहीं है कि इस डबल कैश बुक का मतलब क्या है, कैश एंड बैंक है या कैश एंड डिस्काउंट है। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या लोगे, ट्रिपल कॉलम लोगे, क्योंकि ट्रिपल कॉलम में तो मस्ट है कि भाई तीनों चीजें ही होंगी, कैश भी होगा और बैंक भी होगा और डिस्काउंट भी होगा। क्लियर है ये? मतलब ये देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, तो आपको अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन उस सिचुएशन में चूज करना है। क्लियर है? A trader transferred 20% of his profit to general reserve on the basis of which concept he does so। ये कुछ क्वेश्चन मैं कल का लेक्चर दोनों साथ में प्रिपेयर किए, तो दोनों पीपीटी में थोड़ा सा मिक्स हो गए, चलो आपकी रिवीजन हो जाएगी। 20% का प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है, तो किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ट्रांसफर हुआ है? कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है ना? क्योंकि जनरल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं हम, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करें फ्यूचर के एक्सपेंसेस को, या फ्यूचर में अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आती है, क्योंकि जनरल का मतलब उसे कहीं भी यूज किया जा सकता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है वो, तो हम किस लिए कर रहे हैं, कंजर्वेटिज्म की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? बिल्डिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट इज अ नॉन पर्सनल अकाउंट, एवरी डेबिट हैज अ कोरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इनकम्स आर डेबिटेड। यस, क्योंकि बिल्डिंग का अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग क्या है, पर्सनल है, और इनकम का बैलेंस कैसा होता है, इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो तीनों बातें रॉन्ग है, सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? मशीनरी अकाउंट, क्योंकि आपको पता है कि सेम डे पे जब कोई एसेट खरीदते हैं उस पर जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको कैपिटल नेचर का एज्यूम करके उनको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड किया जाता है। ट्रांजेक्शन्स टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर विल बी क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, पेमेंट ऑफ वेजेस, क्रेडिट सेल। ठीक है, और सबको क्लियर है, क्योंकि पेमेंट ऑफ वेजेस कहाँ जाएगा, कैश बुक में, क्रेडिट सेल कहाँ जाएगा, सेल्स बुक में, और परचेज फ्रॉम रमेश लिखा हुआ है। आपको पता है अगर कुछ क्लियर नहीं होता और पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट। अगर ये लिखा होता परचेज ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज कैश, तो कहाँ लिखते, ये क्लियर है। अगर रमेश नहीं गिवन होता, सिर्फ इतना गिवन होता परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹1000, तो कैश बुक में एंट्री जाती, और लिखा हुआ है फ्रॉम रमेश, इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है क्रेडिट के लिए, टेक्निकली जो कि अकाउंट की लैंग्वेज होती है, तो वो जाएगी परचेज बुक में। प्रीपेड रेंट अकाउंट इज, और पर्सनल में भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव। कमीशन रिसीव्ड इज, ठीक है, इनकम है, नॉमिनल है। व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन, ठीक है ना, क्योंकि अगर वो कैश बुक बना रहा है तो उसे जनरल प्रॉपर तो देखिए बनाना ही पड़ेगा उस सारी ट्रांजैक्शन के लिए जो कहीं नहीं आई।
सब्सिडरी बुक मेंटेन रख रहा है, कैश बुक बना रहा है, तो वही परचेज भी होगी, सेल भी होगी, लेकिन बैंक और कैश का काम कैश बुक में ही हो जाता है, तो उसे अलग से इस लेजर को रेडी करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। किसी को आज की क्लास से कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी ऐसा टॉपिक जिसको आप चाहते हो कि हम दोबारा से एक्सप्लेन करें।